चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें लालच है, साजिश है और धोखा है। ये कहानी है कि कैसे सिर्फ व्यापार करने आई एक कंपनी ने भारत के सबसे अमीर प्रांतों में से एक बंगाल पर कब्जा कर लिया। देखते हैं कि ये सफर व्यापार से साम्राज्य तक कैसे पहुंचा। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहले बात करेंगे कि इस लालच की नींव कैसे पड़ी, फिर चलेंगे प्लासी के उस मशहूर षड्यंत्र की तरफ, उसके बाद देखेंगे बक्सर की निर्णायक लड़ाई और आखिर में जानेंगे कि कैसे बंगाल पर पूरी तरह से अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी एम्बिशंस, जिसका लालच बढ़ता ही जा रहा था, और दूसरी तरफ था बंगाल जो उस जमाने में सचमुच सोने की चिड़िया कहलाता था। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर एक ट्रेडिंग कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी वो शासक कैसे बन गई। आज इसी पहेली के टुकड़ों को हम जोड़ने वाले हैं। उस जमाने के बंगाल की तस्वीर को जरा दिमाग में लाइए। ये सिर्फ एक प्रांत नहीं था, ये व्यापार और दौलत का एक बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ की जमीन उपजाऊ थी, यहाँ का व्यापार जोरों पर था और ईस्ट इंडिया कंपनी की नजरें इसी खजाने पर टिकी हुई थी। अब इस पूरी कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है ये शब्द दस्तक। सुनने में तो ये एक साधारण सा ट्रेड परमिट लगता है जिससे मुगल सम्राट ने कंपनी को दिया था ताकि वो बिना टैक्स दिए व्यापार कर सकें, लेकिन यही वो चिंगारी बनी जिसने आगे चलकर आग लगा दी। तो देखिए, बात बिगड़नी शुरू हुई 1756 में, जब बंगाल को एक नया नवाब मिला, सिराजुद्दौला। नवाब ने देखा कि कंपनी अपनी मनमानी कर रही है तो उसने लगाम कसने की कोशिश की, लेकिन कंपनी ने नवाब की एक न सुनी और यहीं से टकराव का रास्ता खुल गया। तो कहने को तो एक संधि हो गई, सब ठीक हो गया, पर ऐसा था नहीं। पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश पक रही थी। रॉबर्ट क्लाइव जैसे लोगों के लिए अब बात सिर्फ व्यापार की नहीं रह गई थी, उनका लक्ष्य था बंगाल पर पूरा कंट्रोल। अब अंग्रेजों को ये बात साफ हो चुकी थी कि जब तक सिराजुद्दौला गद्दी पर है उनकी एम्बिशंस पूरी नहीं हो सकती, तो उन्होंने सीधी लड़ाई लड़ने की जगह धोखे का रास्ता अपनाया। तो प्लासी की लड़ाई असल में कोई लड़ाई थी ही नहीं, ये तो एक पूरी साजिश थी। इसके लिए उन्होंने नवाब के ही सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का लालच दिया और बस खेल वहीं तय हो गया था। नतीजा, नवाब की इतनी बड़ी सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसके कमांडर मीर जाफर और राय दुर्लभ थे, वो तो मैदान में बस खड़ा रहा। उन्होंने लड़ने से ही मना कर दिया। लड़ाई तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी। और इस धोखे की कीमत क्या थी? मीर जाफर को नवाब की गद्दी मिली और कंपनी को मिला इनाम, बंगाल के 24 परगना की पूरी जमींदारी और ढेर सारा पैसा। इस एक धोखे ने कंपनी को बंगाल में जमीन का मालिक बना दिया। प्लासी की इस जीत ने सब कुछ बदल दिया। जो कंपनी अब तक सिर्फ व्यापार करती थी, वो अब एक पॉलिटिकल पावर बन गई थी। बंगाल का पैसा अब उनकी सेना को और बड़ा बनाने के काम आ रहा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कंपनी का लालच तो बढ़ता ही जा रहा था और उनकी कठपुतली नवाब मीर जाफर का खजाना अब तक खाली हो चुका था। तो कंपनी ने सोचा, चलो इस नवाब को बदलते हैं। उन्होंने मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बिठा दिया। उन्हें लगा ये भी एक कठपुतली ही होगा, पर वो गलत थे। मीर कासिम एक काबिल शासक था और वो आज़ादी चाहता था। मीर कासिम ने देखा कि दस्तक का कितना गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिससे भारतीय व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। तो उसने एक बड़ा कदम उठाया। उसने भारतीय व्यापारियों के लिए भी सारे टैक्स खत्म कर दिए। अब ये बात अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। शुरुआती लड़ाइयों में हारने के बाद भी मीर कासिम ने हार नहीं मानी। उसने अवध के नवाब और यहाँ तक कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक जबरदस्त गठबंधन बनाया। इस बार टक्कर बराबरी की होने वाली थी और यहीं प्लासी और बक्सर का फर्क साफ दिखता है। प्लासी एक धोखा था, पर बक्सर एक असली जंग थी। और इस जंग में कंपनी की छोटी लेकिन डिसिप्लिन्ड सेना ने एक बड़ी जीत हासिल की, जिसने उनकी मिलिट्री ताकत को पूरे भारत में साबित कर दिया। बक्सर की जीत ने मानो ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। पूर्वी भारत पर ब्रिटिश कंट्रोल अब पक्का हो चुका था। अब बस इसे कानूनी जामा पहनाना बाकी था। लड़ाई के बाद हुई इलाहाबाद की संधि
इसमें तय हुआ कि कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलने का अधिकार मिलेगा, जिसे दीवानी कहते थे, और इसके बदले में वो मुगल सम्राट को सालाना सिर्फ 26 लाख रुपए देंगे। ये दीवानी अधिकार मिलना कोई छोटी बात नहीं थी। इसका सीधा सीधा मतलब था कि भारत के सबसे अमीर इलाके की पूरी तिजोरी की चाबी अब कानूनी तौर पर कंपनी के हाथों में थी। क्लाइव ने यहाँ एक बहुत ही चालाक सिस्टम बनाया, जिसे ड्यूअल गवर्नमेंट या द्वैध शासन कहा गया। मतलब पैसा वसूलने का काम यानी दीवानी वो कंपनी करेगी, और राजकाज चलाने की जिम्मेदारी यानी निजामत वो नवाब की होगी। सोचिए, पावर और पैसा कंपनी के पास और जिम्मेदारी नवाब के पास। और इस पूरी कहानी का जो आर्किटेक्ट था वो था रॉबर्ट क्लाइव। एक क्लर्क से शुरुआत करके वो बंगाल का गवर्नर बना। उसकी कहानी असल में ईस्ट इंडिया कंपनी की ही कहानी है, व्यापार से साम्राज्य तक। तो कुल मिलाकर हुआ ये कि प्लासी ने बंगाल का दरवाजा खोला और बक्सर ने उस पर ताला लगा दिया। 1 दशक से भी कम वक्त में जो कंपनी बंगाल में किराएदार थी वो अब वहां की मालिक बन चुकी थी। तो आखिर में ये सवाल तो बनता ही है कि बंगाल की ये जीत क्या कोई सोची समझी पहले से बनाई गई योजना थी, या फिर ये बस लालच और सही मौके का नतीजा था जो एक के बाद एक घटनाओं की शक्ल में सामने आता गया।